नमस्कार दोस्तों एक समय था जब भारत ज़्यादातर अपना जो मोबाइल है उसको इंपोर्ट कराता था। भारत में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बनता था मोबाइल के मामले में। लेकिन सरकार ने फाइनली पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया था, जिसके तहत बोला गया कि अब भारत दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है, मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरर बन गया है। लेकिन असल मायने में अगर आप देखोगे तो हम असेंबली करते थे। मतलब ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं मोबाइल फ़ोन्स के, वो हम इंपोर्ट कराया करते थे। तो अब यहाँ पर सरकार दूसरा फेज लॉन्च कर रही है और यहाँ पर एक ऐसा स्कीम लॉन्च किया गया है ताकि लोकलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आप देख सकते हो, गवर्नमेंट नोटिफाइज 62,500 करोड़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। यहाँ पर स्पेशली जो लोकल सोर्सिंग है उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो रहा है। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से ये पूरा स्कीम वर्क करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, ईपीएफओ की नोटिफिकेशन आई है। एपीएफसी की 80 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, मौका है आपके पास, क्योंकि एक ग्रेड ए की पोस्ट होती है। तो अगर आप इसको क्रैक करते हो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एक ऐसे सर्विस में जाओगे जो कि डायरेक्टली इंडियन रेवेन्यू सर्विस जैसे लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको देखते हुए स्टडी आईक्यू ने ये बैच लॉन्च किया है, जहां पर आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। मॉक टेस्ट से लेकर डाउट सेशन सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेंगे। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर भी दिया हुआ है, इस पे कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, भारत अपना नेक्स्ट फेज लॉन्च कर रहा है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का। मतलब अब हम यहां पर मोबाइल फोन की असेंबली से हायर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बेसिकली यहां पर जो स्कीम लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, एमपीएमएस। और इसके लिए जो बजट अलोकेट किया गया है, इट इज 62,500 करोड़, और ये अगले 5 साल के लिए होगा, 2026-27 से लेकर 2030-31 तक। अच्छा, जैसा मैं आपको थंबनेल में भी आपने देखा होगा, 39 लाख करोड़। ये 39 लाख करोड़ है क्या? बेसिकली सरकार ये जो पैसा खर्च कर रही है, इससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, मोबाइल मैन्युफैक्चर होगा, तो जिसकी वजह से जो टोटल वैल्यू बनेगा मोबाइल फ़ोन का, मतलब जो मैन्युफैक्चर होगा अगले 5 साल में, वो करीब 39 लाख करोड़ के आसपास तक का होगा। तो ये 39 लाख करोड़ ऐसा नहीं है कि सरकार खर्च कर रही है अपनी तरफ से, उतना तो आप समझिए बजट ही हमारा 50 लाख करोड़ का होता है। तो यहाँ पर 39 लाख करोड़ ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन्स हैं जो इस पूरे स्कीम के दौरान बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि इसके पीछे का मेन आइडिया क्या है। देखो, भारत, जैसा मैंने बताया, कि ऑलरेडी मेजर ग्लोबल सेंटर बन गया है स्मार्टफोन के असेंबलिंग का, नॉट मैन्युफैक्चरिंग का। अब अगला चैलेंज यहां पर यही है कि जो वैल्यू एडिशन है वो हम कितना भारत में ला सकते हैं। मतलब अभी तक क्या था, हम कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते थे, मोबाइल फोन की असेंबलिंग करते थे भारत में और उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। लेकिन अब यहां पर कोशिश होगी कि भारत में इसका डिजाइन हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत में बने, भारत में ही असेंबली हो, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी भारत का हो, जो ब्रांड्स हैं वो भी भारत का हो, और तब हम उसको एक्सपोर्ट करें। तो ये अलग ही गेम होने वाला है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे स्कीम का। और यहाँ पर जो कई लोग सोच रहे हैं कि जब ऑलरेडी पीएलआई स्कीम था तो ये लॉन्च करने की क्या जरूरत थी। देखो, मैं आपको पहले तो बता दूं कि पीएलआई स्कीम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है, 2026 में। तो यहाँ पर क्या है ना कि हम, आप देखोगे तो 99.2% ऑफ मोबाइल फोन्स यूज्ड इन इंडिया, ये ऑलरेडी भारत में ही इसकी असेंबली होती है। और आप समझिए कि एक्सपोर्ट के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है चाइना के बाद से। तो सवाल यही है कि अगर भारत में ऑलरेडी मोबाइल फोन्स बन रहे थे तो यहाँ पर मिसिंग क्या है? मिसिंग है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। फॉर, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो 50,000 रुपए का फोन है। अब 50,000 रुपए में हो सकता है 10,000 वैल्यू ऐसी होगी जो भारत का सर्विस इस्तेमाल किया गया होगा, भारत का कोई कंपोनेंट होगा। लेकिन 30,000 के ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं वो हम चाइना से मंगा रहे होंगे। इसमें 5,000 के ऐसी चीज़ें होंगी जो फॉरेन ओन्ड टेक्नोलॉजी होगी। 5,000 रुपए की वैल्यू ऐसा होगा जो कॉस्ट और मार्जिन्स होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? क्या ये मेड इन इंडिया एक्चुअल में है? टेक्निकली आप कह सकते हो कि भारत में असेंबली हुई है, फाइनल ये भारत में बनाया गया है, तो टेक्निकली आप कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टोटल वैल्यू है 50,000 की, वो भारत में क्रिएट की गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन जो है और साथ ही साथ वैल्यू कैप्चर, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो
मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है जो सरकार अभी लॉन्च की है, वो दूसरे वाले चीज़ पर फ़ोकस कर रही है, वैल्यू एडिशन पर। अच्छा, अभी तक अगर मैं आपको स्मार्टफ़ोन की स्टोरी बताऊँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत तेज़ी से चेंज हुआ, स्पेशली 2014-15 के बाद से। इनफैक्ट आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें 7 गुना इंक्रीज़ हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स हमारा 11 गुना आगे बढ़ा है और मोबाइल फ़ोन अगर आप देखो, एक मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरह देखने को मिलेगा। आपको याद होगा करीब 6-7 साल पहले सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया था और पीएलआई स्कीम का बेसिकली जो सरकार का मकसद था वो यही था कि स्मार्टफ़ोन भारत में मैन्युफैक्चर हो, प्रोडक्शन हो, फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और ये 31 मार्च 2026 को ख़त्म हो गया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब यहाँ से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसमें डिफ़रेंस समझिए, जो पीएलआई स्कीम था और जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। जैसे मान लो पीएलआई स्कीम तो स्केल के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा था क्योंकि पहले तो भारत में असेंबली भी नहीं होती थी, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर हम असेंबली कर सके वो ज़रूरी था। अब यहाँ पर फ़ोकस स्केल प्लस लोकलाइज़ेशन दोनों चीज़ों पर है। पहले यहाँ पर इंक्रीमेंटल सेल्स को एनकरेज किया जाता था, अब यहाँ पर स्पेशली जो एलिजिबल सेल्स हैं उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा। पहले यहाँ पर अभी तक जो पीएलआई स्कीम था उसमें ज़्यादा एम्फेसिस एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पर था, अब यहाँ पर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन पर होगा। जो पीएलआई स्कीम यहाँ पर ग्लोबल ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरर्स वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। अब इस वाले स्कीम में इंडियन ब्रांड्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे वर्क करेगा। लेकिन ओवरऑल आप समझिए हमारे लिए जो नेक्स्ट चैलेंज है वो असेंबली के आगे का है। अब सवाल ये आता है कि 62,500 करोड़, क्या सरकार ये बस पूरा पैसा मोबाइल फ़ोन के कंपनीज को दे देगी उनके हाथों में? देखो, ऐसे काम नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार डायरेक्टली उनको बस पैसा दे दिया, जितना आपने मोबाइल फ़ोन बनाया सरकार ने कहा इसका 5% हम आपको देंगे और सरकार डायरेक्टली दे देगी। नहीं, ऐसे नहीं है। यहाँ पर क्या है ना कि जो एलिजिबल कंपनीज होंगी स्पेसिफिकली रूल्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं को ये पैसे दिए जाएंगे और जैसा मैंने बताया कि अगले 5 साल तक चलने वाला है। अच्छा, ये जो स्कीम है ना, इसमें 2 मेजर सेगमेंट्स हैं। किनको पैसा मिलेगा अब इससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला है टारगेट सेगमेंट 1 और दूसरा है टारगेट सेगमेंट 2। अगर हम टारगेट सेगमेंट 1 की बात करें तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं मोबाइल फोन के, उनको सरकार इंसेंटिवाइज करेगी। मतलब जो अभी तक चलता आ रहा था ना कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाओगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे, तो आपको सरकार 2.5 से 5% तक का इंसेंटिव दे सकती है। लेकिन हाँ, इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन कैसे है? जैसे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। देखो, अब इसमें सरकार क्या कर रही है कि जो मोबाइल ब्रांड्स पूरा का पूरा मोबाइल बनाते हैं खुद से, उनको भी इंसेंटिवाइज करेगी और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं, जैसे क्या होता है ना, कई ऐसे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं जो पूरा जो कंपोनेंट है वो खुद से नहीं बनाते हैं, उसको आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब स्मार्टफोन इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एप्पल और सैमसंग वो जो फ़ोन अपना पूरा खुद का बना रहे हैं, वो ऐसे नहीं होता है। वो आपका आउटसोर्स करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एप्पल है, वो कुछ अपना स्पेसिफिकेशन दे देगा दूसरे कंपनी को और वो कंपनी एप्पल को वो कंपोनेंट बना के दे देगी और उसके हिसाब से वो मोबाइल फ़ोन तैयार हो जाएगा। तो यहां पर क्या है ना, एलिजिबिलिटी के लिए कहा गया है कि मिनिमम टर्नओवर कंपनी का 10,000 करोड़ का होना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उनका एनुअल थ्रेशोल्ड 5,000 करोड़ का रखा गया है और जो भी नए ब्रांड्स आएंगे वो जब तक 10,000 करोड़ का एनुअल सेल्स नहीं कर लेते तब तक वो इसके अंदर क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो बेसिकली अब सरकार ये कर रही है कि जब तक आप एकदम हायर स्केल अचीव नहीं करते तब तक हम आपको यहाँ पर इंसेंटिव नहीं देंगे। तो अब क्योंकि वो ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है पीएलआई स्कीम में, तो हमने इस थ्रेशोल्ड को एकदम और ज़्यादा ऊपर कर दिया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इससे एप्पल, सैमसंग जैसे कंपनीज को ज़्यादा फायदा होगा, स्पेशली एप्पल को काफ़ी फायदा हो सकता है। अच्छा, दूसरा जो टारगेट है, टारगेट सेगमेंट 2, अब इसमें किसको किसको फायदा होगा, ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार लेकर आई है। यहाँ पर क्या है कि सरकार ये नहीं कह रही है कि सिर्फ जो फॉरेन ब्रांड्स हैं वो भारत में आएंगे, हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। नहीं, सरकार ये कह रही है बिल्ड इंडियन ओन टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड ब्रांड्स केपेबल ऑफ कंपीटिंग ग्लोबली। आपको इंडियन ओन टेक्नोलॉजी कंपनीज भारत में बनानी होगी जो कि ग्लोबली कॉम्पीट कर सकें और इसमें यहां पर सरकार ये कह रही है कि हम इंडियन ब्रांड्स को 5% का इंसेंटिव देंगे और साथ ही साथ
अगर वो मोबाइल फोन का डिजाइन और रिसर्च डेवलपमेंट भारत का ही है तो हम एक्स्ट्रा 3% का आपको इंसेंटिव देंगे। तो यहां पर अब सवाल ये आता है कि इंडियन ब्रांड का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा इंसेंटिव आपको मिल रहा है 8-8% का, तो वो इंडियन ब्रांड में कौन क्वालिफाई होगा? अगर मान लो कोई फॉरेन की कंपनी है, वो फॉरेन का कोई ओनर है, वो भारत में अपने कंपनी को रजिस्टर कर देता है, तो क्या उससे वो इंडियन ब्रांड हो जाएगा? नहीं, यहां पर जो डेफिनेशन है वो काफी ब्रॉड रखा गया है। इंडियन ब्रांड का मतलब हुआ कि उसका रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए भारत में, प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो भी भारत के द्वारा ओन होनी चाहिए, ट्रेडमार्क्स वो भी भारत में होना चाहिए, मैनेजमेंट कंट्रोल वो भी इंडियन सिटीजन का होना चाहिए, 51% शेयर होल्डिंग इंडियन सिटीजन के पास होनी चाहिए, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये बहुत क्रूशियल है। सरकार खुद बता रही है कि हम इंडियन ब्रांड्स किस कंपनी को कहेंगे। अच्छा, यहां पर आईपी की ओनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कंपनी एक है, ठीक है, कंपनी ए, वो मोबाइल फोन की असेंबली भारत में करती है, लेकिन उसका डिजाइन कहीं और देश में, पेटेंट कहीं और करती है, ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी हमने अब्रॉड बाहर से लाइसेंस करवाया है, ब्रांड जो है वो बाहर का ही द्वारा ओन किया जाता है। भारत में क्या होता है, फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू बढ़ती है, लॉजिस्टिक। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि सब भारत को ही फायदा हो रहा है। ज़्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बाहर से आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी कंपनी है जो मोबाइल फोन की असेंबली भारत में कर रही है, डिजाइन सब कुछ भारत में हो रहा है, पेटेंट्स भी भारत में जनरेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर भारत में डेवलप हो रहा है, भारत के द्वारा ओन किया जाता है। सो ये ज्यादा वैल्यू चेन कैप्चर कर रहा है। तो ये वाला जो स्कीम है ना, वो दूसरे वाले कंपनी को ज्यादा फेवर करेगा। आई होप अब आप यहां पर समझ गए होंगे। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सरकार 1.5% का एडिशनल इंसेंटिव और देगी अगर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स अगर इसको भारत में ही सोर्सिंग की जाएगी। जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, वो मोबाइल फोन बना रही है और मोबाइल फोन का कुछ कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स का मतलब जैसे मोबाइल फोन में डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल्स, कितनी सारी चीजें, बैटरीज, कनेक्टर, माइक्रोफोन, स्पीकर, कितनी चीजें होती हैं। तो अब यहां पर सरकार ये कह रही है कि एक मोबाइल फोन है, उसका 25% अगर भारत में उसके कंपोनेंट्स वगैरह सब चीजें बने हैं और अगर आप उसको प्रूफ करते हो तो हम आपको 1.5% इंसेंटिव और यहां पर देंगे। और देखो 25% लोकलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कई कंपनी बहुत ट्रिक कर देती, कोई कंपनी होती वो क्या करती, पूरा का पूरा मोबाइल फोन भारत बाहर से इंपोर्ट कराती और भारत में मोबाइल फोन का मान लो छोटा सा कोई स्पीकर या कुछ भी ऐसा जो है ऐड कर देती और बोलती देखो ये तो मेड इन इंडिया है, भारत का ही हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। लेकिन एक्चुअली ऐसा ट्रू नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने यहां पर 25% का वो रख दिया है, थ्रेशोल्ड रख दिया है कि उस मोबाइल फोन में 25% लोकलाइजेशन होना चाहिए, तभी होगा। और अल्टीमेटली इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, 60,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और इनडायरेक्ट तो पता नहीं कितने हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, क्योंकि लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, पूरा जो इकोसिस्टम है वो यहां पर क्रिएट होता है इसकी वजह से। लेट्स सी अब आगे क्या होगा, बट आई होप इस वीडियो के थ्रू ये जो नया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च किया है सरकार ने वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा कैपिटल रिसीट्स के अंदर में आएगा? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप न्यू कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करना चाह रहे हैं, एपीएफसी का जो पोस्ट आया है यहाँ पर डेफिनेटली इसको अवेल करिए। 10 सितंबर तक आप बेसिकली फॉर्म भर सकते हैं और इस पूरी तैयारी के लिए स्टडी आईक्यू आपके साथ है। यहाँ पर हमने लाइव बैच लॉन्च किया है जो कल से ही स्टार्ट हो रहा है और आप देख पाओगे पूरा टाइम टेबल है यहाँ पर, और इसमें डाउट सेशन, मॉक टेस्ट सब कुछ इंक्लूड किया गया है। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ डायरेक्टली जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।